नमस्कार फ्रेंड्स, आरपीएफ के विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के इस एग्ज़ाम सेगमेंट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी कंटिन्यू वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ी सी व्यस्तता है, लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियोस भी आएंगे, ऑनलाइन क्लासेस भी आएंगे और एक ऐप, मोबाइल फ्रेंडली ऐप भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ कि आपको पीडीएफ फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में यूट्यूब के सारे वीडियो जो भी हैं या प्रैक्टिस के लिए जो क्विज़ बनाएंगे वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होगी। बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली हैं और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आज के इस सेगमेंट में हम लोग पढ़ेंगे रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजेशन एक्ट। एक छोटा सा ये इनेक्टमेंट है, एक छोटा सा एक्ट है जिसको कि हम लोग समाप्त करेंगे और महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन सारे परीक्षाओं में बनते हैं, या 70 या 72 में। तो दोस्तों, आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे आरपीयूपी एक्ट के, और इस वीडियोस को भी हम शुरू से बना रहे हैं, सेक्शन 1 से लेकर बना रहे हैं और लास्ट तक बनाएंगे, जो भी इसका सेक्शन है 16 तक। और इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम बताने की कोशिश करेंगे, और चूँकि ये एक कंटिन्यूएशन के लिए इसको बनाया जा रहा है, ताकि ये जो हमारा पूरा सिलेबस को कवर करना है, तो यहाँ से हम लोग इसको करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, देखिए ऊपर लिखा हुआ है द रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1966, यानी कि इसका जो हिंदी में अगर कहा जाए तो इसका नाम होगा रेल संपत्ति विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम 1966। यानी रेल संपत्ति के संबंध में विधि विरुद्ध कब्जा के संबंध में इसका जो है इस अधिनियम को बनाया गया है। अब बात आती है कि इस अधिनियम को बनाने की आवश्यकता क्या महसूस हुई और कैसे हुआ। तो आरपीएफ का एक बहुत बड़ा इतिहास है, जो कि वचनवाद से लेकर और आप रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे संरक्षा बल, तो उन सारी चीज़ों को हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि जो रेलवे चूँकि एक वाणिज्यिक संस्था है और भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसके लिए जो है ये रीढ़ की हड्डी के रूप में इसको जाना जाता है। एक बहुत बड़ा जो है इससे जो है अर्निंग होता है भारत सरकार को। तो सबसे पहले कई सारे प्रयोग किए गए और इसमें जो है सबसे पहले भी चोरियां होती थी रेलवे में, जो कोयले की या जो भी सामान होते थे उनकी चोरियां होती थी। तो उन चोरियों की रोकथाम के लिए, जो भी चोरी होती थी या जो भी थेफ्ट होते थे, उसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले सिविल पुलिस या राज्य पुलिस की जिम्मेदारी होती थी। राज्य पुलिस जो है इसको देखती थी। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, समस्याएँ बाद में आईं और धीरे धीरे ये आवश्यकता महसूस हुआ कि जब रेलवे सुरक्षा बल थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, तो यह आवश्यकता महसूस हुआ कि कुछ ऐसा एक एक्ट बनाया जाए जिससे कि आरपीएफ जो है स्वयं कार्रवाई करे और रेलवे संपत्ति के मामले में जो है स्वयं जो कार्रवाई कर सके। तो दोस्तों, उसी क्रम में ये इनेक्टमेंट हुआ और ये इनेक्टमेंट जो है 1966 को जो है 16 सितंबर 1966 को ये हम लोग को मिला और तब से चल रहा है। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक स्पेशल पावर है, जैसे कि हम लोग को आरपीएफ को मिला हुआ है और आरपीएफ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रही है इस आरपीयूपी एक्ट के थ्रू। तो दोस्तों, आज इसी एक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये देखिए 16 सितंबर 1966 को ये राष्ट्रपति का सिग्नेचर हुआ था। तो ये जो हमारा अधिनियम है ये 1966 का है, 1966 से इन्फोर्समेंट है। और जैसे कि आपको पहले ही जो हमने पिछला सेशन जो पढ़ाया है आपको सीआरपीसी का, तो बताया है कि लॉ को 4 भागों में बांट के हम लोग लॉ को 4 भागों में बांट के और अध्ययन करते हैं, जिसमें से कि जनरल लॉ हो गया, स्पेशल लॉ और पर्सनल लॉ और लोकल लॉ। तो ये सारे लॉज हैं जिसको हम पढ़ के, तो साधारणतः 4 भागों में लॉ को बांट के हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ये जो हमारा स्पेशल लॉ है, आरपीयूपी एक्ट क्या है? स्पेशल लॉ है, जो हमेशा फंडामेंटल लॉ को जो क्या करेगा, ओवररूल करता है। तो फंडामेंटल लॉ में भी सेक्शन 41 में ये स्पेशल लॉ के बारे में दिया हुआ है। तो उस स्पेशल लॉ के अंतर्गत ही तो पहला प्रश्न यहाँ है कि जो आरपीयूपी एक्ट है ये क्या है? ये एक स्पेशल लॉ है जो आरपीएफ को मिला हुआ है। तो दे रहा है एन एक्ट टू consolidate and amend the law relating to unlawful possession of railway property, be it enacted by Parliament in the 17th year of the Republic of India as follows। यानी भारत गणराज्य के 17वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया गया है। यानी कि गणतंत्रता के 17वें साल में जो है इसको अधिनियमित किया गया है 1966 में।
अब चलिए इसमें ये सारी चीज़ें होंगी, आगे देखते हैं आगे इसमें और क्या दिया हुआ है। तो आगे सबसे पहले सेक्शन 1 दिया हुआ है। जैसे साधारणतया किसी भी एक्ट में जो सेक्शन 1 होता है वो शार्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट डेट के बारे में ही होता है। आपको काफ़ी पढ़े भी होंगे, इसमें बहुत नई चीज़ नहीं है। तो इसमें जो है इसका नाम क्या होगा, इसका विस्तार का क्या होगा और इसकी लागू तिथि क्या होगी, इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते भी हैं। तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड द रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1966, यानी कि इसको जो है RPUP एक्ट या रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1966 के रूप में इसको जाना जाएगा। दूसरा कह रहा है इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, तो ये संपूर्ण भारत में लागू है। हालांकि अब CRPC IPC की बात करेंगे तो पिछला आप देखिएगा जिसमें से कि कुछ जगहों पे CRPC आंशिक रूप से लागू होती है और तो लेकिन ये जो हमारा RPUP एक्ट है ये संपूर्ण भारत में लागू है। ये 370 के पहले भी लागू था, ये ऑल ओवर इंडिया में लागू है, इंक्लूड J&K। ये पूरे संपूर्ण भारत में जो है ऑल इंडिया में लागू है RPUP एक्ट। तीसरा करा इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेटी, यानी ये उस दिन से, उस तिथि से ये जो है मान्य होगा, उस तिथि से प्रवृत्त होगा जिसमें केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। यानी कि अभी हम लोग जो चर्चा किए हैं कि सबसे पहले जो है कोई भी एक्ट बनता है तो उसका एक ड्राफ्ट तैयार होता है, ड्राफ्ट संसद के सदनों में उसको पास होता है और फिर जो है पास होने के बाद जब वो जो है राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए जाता है और जब राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं तो वो एक एक्ट का रूप धारण कर लेता है। तो वही कह रहा है कि जब राष्ट्रपति का, जब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो जाता है तो एक ऑफिशियल गजेटी, एक शासकीय राजपत्र जारी किया जाता है जिसमें ये एक्ट, जिसमें कि यह एक्ट जो है उसको नियत माना जाएगा, यानी प्रवृत्त में माना जाएगा, यानी कि वो पावर्ड में माना जाएगा। तो ये 1966 16 सितंबर 1966 को है। इसके अलावा भविष्य में इन फ्यूचर में इसमें कुछ बदलाव भी हुए हैं, कुछ अमेंडमेंट भी हुए हैं। तो अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो इन्फोर्समेंट तो 16 सितंबर 1966 से है और 1/4/1968 से यह लागू है। 1966 में इन्फोर्समेंट हुई और 1 अप्रैल 1968 से यह लागू है और लास्ट अमेंडमेंट इसको जो है 15/2012 में हुआ है। तो 15/8/2012 में ये अमेंडमेंट हुआ। तो 3 चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका इन्फोर्समेंट डेट क्या है, तो 16 सितंबर 1966 और ये लागू तिथि इसका क्या है, जब ये लागू तिथि इसकी क्या है, तो लागू तिथि इसका है 1/4/1968 यानी 1 अप्रैल 1968 और इसका लास्ट अमेंडमेंट क्या है, तो 15/8/2012। तो यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं, तो इसको आप जरूर देखिएगा, यहाँ से इस प्रश्न को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला सेक्शन क्या है। पहले सेक्शन में यही बस इतना ही है, शार्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट डेट, यानी कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम RPUP एक्ट 1966 है। एक्सटेंड कहा है तो संपूर्ण भारत में है, इंक्लूड J&K। और कमेंसमेंट डेट इसका क्या है, तो कमेंसमेंट डेट में आपको हमने बता दिया 1/4/1968 और 15/8/2012। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ से कन्फ्यूजन होता है, यहाँ से प्रश्न जो है थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, सेक्शन नंबर 2 है डेफिनेशंस, यानी कि परिभाषाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों, और आप कई सारे वीडियोस देखे होंगे, आपको बताया भी गया होगा और आप ये सारी चीज़ देखते हैं। बहुत कुछ बताने का नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला इसमें दे रहा है कि इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, यानी कि इस अधिनियम में जब तक के संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, यानी कि इस अधिनियम के संदर्भ में जब तक ये सारी चीज़ें जो अपेक्षित होंगी वो सारी चीज़ें लागू होंगी। तो पहला दे रहा है, देखिए ए दे रहा है, ए यानी इसको क भी आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में क पढ़िए और इंग्लिश में ए है। फोर्स दिया हुआ है, फोर्स मीन्स द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957, यानी कि बल का मतलब वही होगा जो हमारे अधिनियम 1957 के सेक्शन 3 में जिस बल का गठन किया गया है या जिसको कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया है या जिसको बनाया गया है, यानी कि जो हमारा अधिनियम 1957 है उसकी धारा 3 के अंतर्गत जिस बल का गठन किया गया है, इस अधिनियम के अंतर्गत भी वही होगा। चलते हैं दूसरा इसका देखती है बी, यानी इसको ख से आप पढ़ सकते हैं। पहले कि ए में फोर्स पढ़ लिया, दूसरे में बी, यानी कि मेंबर ऑफ द फोर्स। मेंबर ऑफ द फोर्स मीन्स क्या हो गया, यानी बल के सदस्य। तो मीन्स अ पर्सन अपॉइंट टू द फोर्स अदर देन अ सुपीरियर ऑफिसर, यानी वरिष्ठ अधिकारी के अलावे जो लोग भी
अपॉइंट किए गए हैं इस अधिनियम के अंतर्गत, वो सारे लोग क्या मेंबर ऑफ द फोर्स होंगे। यानी कि सुपीरियर ऑफिसर कौन होंगे? एएससी के ऊपर सभी सुपीरियर ऑफिसर होंगे, तो उनके नीचे के जो भी होंगे क्या बिलो देन एएससी क्या होंगे? ये होंगे मेंबर ऑफ द फोर्स। अब कुछ चीज़ें हम आपको विजिबल थोड़ा करके दिखाना चाह रहे हैं ताकि ये सारी चीज़ें आपके सेरिब्रम में ठीक से बैठ जाए, आपके मस्तिष्क में ठीक से बैठ जाए। तो देखिए यहाँ पे एक महिला कांस्टेबल का आपको इमेज दिख रहा होगा, आगे जो है एक हेड कांस्टेबल का इमेज दिख रहा होगा, फिर इसके आगे देखिए एक एएसआई हैं, इनका इमेज दिख रहा होगा, फिर ये सब इंस्पेक्टर हैं और ये हमारे इंस्पेक्टर आईपीएफ के। तो ये इमेज दिखाने का मतलब यही है कि आप इन सारी चीज़ों को समझ पाएँ। यानी कि जब भी मेंबर ऑफ द फोर्स इस सेक्शन के अंतर्गत, इस आरपीयूपी एक्ट के अंतर्गत आए, तो कांस्टेबल टू इंस्पेक्टर, कांस्टेबल टू आईपीएफ क्या होंगे? मेंबर ऑफ द फोर्स, यानी कि बल के सदस्य होंगे। अब इसके मायने जो है, आप जब अधिनियम में जाएंगे 1957 में, तो एक शब्द आता है इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स। तो इसमें और इसमें सिमिलरिटी है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। इस चीज़ के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होने की संभावना है। तो उसको हम आगे उसको पढ़ेंगे, जो अधिनियम का 57 में जो है इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स पढ़ेंगे, तो उसके बारे में हम लोग इसका कंपेयर करेंगे, विस्तृत इसका कंपेयर करेंगे। यहाँ आप आरपीयूपी एक्ट की जब बात आए तो मेंबर ऑफ द फोर्स कौन है? कांस्टेबल टू इंस्पेक्टर, कांस्टेबल टू आईपीएफ क्या है? मेंबर ऑफ द फोर्स, यानी कि पर्सन अपॉइंट टू द फोर्स अदर देन अ सुपीरियर ऑफिसर, यानी सुपीरियर ऑफिसर के अलावा, वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा जो भी होंगे वो क्या होंगे? मेंबर ऑफ द फोर्स होंगे। क्लियर होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, ये इमेज जो लिए गए हैं, ये इंटरनेट से हमने इमेज को ढूंढ के लिया है, इसका कोई और मतलब नहीं है। इसका मतलब है बस एक चीज़ समझाने के लिए इन इमेज को लिया गया है, इसका किसी और अर्थ में इसका अर्थ न लगाया जाए। तो अगले चलते हैं, अगले पे हम देखते हैं। अगला है ऑफिसर ऑफ द फोर्स। ए में क्या पढ़ ली हमने? बल। दूसरे में क्या पढ़ लिया? बल सदस्य, बी में। और सी में अब हम पढ़ेंगे ऑफिसर ऑफ द फोर्स, यानी बल के अधिकारी। बल के अधिकारी मीन्स अ पर्सन ऑफ एंड अबोव द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अपॉइंट टू द फोर्स एंड इंक्लूड अ सुपीरियर ऑफिसर। यानी कि एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से लेकर और सुपीरियर ऑफिसर यानी कि डीजी महोदय जो हमारे वहाँ तक सभी लोग क्या होंगे? सभी लोग जो है ऑफिसर ऑफ द फोर्स कहलाएंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से लेकर और डीजी तक सभी लोग जो है ये क्या कहलाएंगे? ये फोर्स ऑफिसर ऑफ द फोर्स कहलाएंगे। ये देख लीजिए, एक एएसआई का हैं, ये सब इंस्पेक्टर हैं और ये इंस्पेक्टर हैं और ये कमांडेंट महोदय हैं और ये हमारे माननीय डीजी महोदय हैं। तो ये सभी लोग जो है क्या होंगे? ऑफिसर ऑफ द फोर्स कहलाएंगे। यानी कि ये देखिए एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, ये कमांडेंट और ये डीजी महोदय, हमारे माननीय डीजी महोदय, मानी एएसआई के ऊपर जो भी हमारे ऑफिसर होंगे सभी जो है ऑफिसर ऑफ द फोर्स कहलाएंगे। अगले वीडियो पर चलते हैं। अगला सेक्शन है डी, यानी कि घ, यानी 2 के घ में जो क्या दिया है? रेलवे प्रॉपर्टी, यानी रेल संपत्ति। includes any goods, money or valuable security or animal belonging to or in the charge or possession of a railway administration। देखिए, सब चीज़ों को भूल जाइए, एक चीज़ याद रखिए, रेलवे के पोजेशन में जो चीज़ें हैं, जो प्रॉपर्टी रेलवे की पोजेशन में है, चाहे वो व्यापारी के दिया हुआ कोई माल हो, कोई वस्तु हो, कोई जानवर हो, या रेलवे का प्रोडक्शन का कोई सामान हो, या किसी अदर एजेंसी के द्वारा वो सामान जो रेलवे को दिया गया है या बेचा गया है, वो सारी चीज़ें जो है रेलवे प्रॉपर्टी में आएगी। गुड्स, मनी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, एनिमल बिलोंगिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के चार्ज में, उसके पोजीशन में जो चीज़ें मिलती हैं, सभी चीज़ें जो क्या होगी? ये रेलवे प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएंगी। देखिए, कुछ चीज़ें आपको हम विजिबल करना चाहेंगे। देखिए, ये एक सामान है, व्यापारी का सामान है, जो कुछ ये लोडिंग हो रहा है, तो ये क्या है? व्यापारी के द्वारा रेलवे को दिया गया है, रेलवे के पोजीशन में दिया गया है, तो ये क्या होगी? रेलवे संपत्ति होगी। देखिए, दूसरा आपको ये एक फॉरवर्डिंग नोट है, तो फॉरवर्डिंग नोट भी ये है, ये एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी आएगी। अगला जो है आपको देखिए, ये पेंडोल क्लिप दिख रहा है रेलवे ट्रैक के साथ, और ये एक जानवर की बुकिंग हुई है। तो हमारे इन इमेज को दिखाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझ सके। रेलवे के पोजीशन में जो सारी चीज़ें दी जाएंगी, वो सारी चीज़ें कहाँ आएंगी? रेलवे प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगी। अगला देखिए, अगला जो है सुपीरियर ऑफिसर।
अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, ए में बल के बारे में पढ़ा, बी में बल सदस्य पढ़ा, सी में बल के अधिकारी पढ़ा और डी में रेल संपत्ति, और ई क्या है, सुपीरियर ऑफिसर। सुपीरियर ऑफिसर मीन्स वरिष्ठ अधिकारी, यानी मीन्स एनी ऑफ द ऑफिसर अपॉइंट अंडर सेक्शन 4 ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957 इंक्लूड एनी अदर ऑफिसर अपॉइंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द फोर्स। यानी कि सुपीरियर ऑफिसर वरिष्ठ अधिकारी से मतलब वही है जो अधिनियम जो हमारा है 1957 उसके अंतर्गत सेक्शन 4 के अंतर्गत जिसको अपॉइंट किया गया है वो वरिष्ठ अधिकारी होंगे। तो वरिष्ठ अधिकारी होंगे यानी कि एएससी के से लेकर और डीजी महोदय तक सभी क्या होंगे, सुपीरियर ऑफिसर होंगे। देखिए कुछ चीज़ें आपको हम यहाँ विजिबल करना चाहेंगे। देखिए ये कुछ इमेजेस हैं, आप देख लीजिए। माननीय डीजी महोदय का ये इमेज है। तो ये सारी चीज़ें सुपीरियर ऑफिसर की श्रेणी में, यानी कि एएससी के ऊपर जो भी रैंक होंगे सभी जो है सुपीरियर ऑफिसर की श्रेणी में आएंगे। अगला देखिए एफ है वर्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस used but not defined in the act and defined in the Indian Railway Act 1890 shall have the meaning respectively assigned to them under this act। यानी कहने का मतलब है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो चीज़ें छूट गई हैं या जो जिन चीज़ों की परिभाषा नहीं दी गई हैं उनका मायने वही माना जाएगा जो कि इंडियन रेलवे एक्ट 1819 के जिसको परिभाषा दी गई है, जिसके बारे में डिफाइन किया गया है। तो जो चीज़ें छूट गई हैं उनको आरपीएफ एक्ट 1890 के अंतर्गत उसकी परिभाषा के अंतर्गत उसको माना जाएगा। तो यहाँ तक हमारा डेफिनेशन था। डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार रिपीट कर लेते हैं। ए में क्या है, ए में है बल को परिभाषित किया गया है। बी में क्या है, बल सदस्य। और सी में क्या है, सी हो गया आपका बल के अधिकारी। और डी क्या है, टी हो गया हमारा रेल संपत्ति। और ई क्या हो गया, ई हमारे हैं वरिष्ठ अधिकारी। और एफ क्या हो गया, एफ माने उसका वही अर्थ समझा जाए जो अन्य जो रेलवे एक्ट 1890 के अंतर्गत जिनको परिभाषित किया गया है। तो यहाँ तक ये हमारे डेफिनेशन थे और डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन को आप देखिएगा, एक दो प्रश्न यहाँ से जरूर आते हैं। और दोस्तों अब वो समय नहीं रहा कि एक बने बनाए ढर्रे पे ही आपसे पूछा जाए, प्रश्नों को थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा जाएगा। रेल संपत्ति के अंतर्गत ही आपको गूगली ऐसी दी जाएगी कि आप नहीं समझ पाएंगे। तो सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करिए और किताब का भी अध्ययन आप करिए। वीडियोस तो देखिए, साथ साथ किताब भी देखिए। पीडीएफ के बहुत सारे पीडीएफ हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। लगातार चैनल को आप लोग अपना सपोर्ट कीजिए और आप जो है अपना समर्थन देते रहे ताकि आगे हम लोग काम करें। चलते अगले सेक्शन में क्या है, अगला सेक्शन जो हमारा सेक्शन 3 जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो है हमारे आरपीयूपी एक्ट का सेक्शन 3, जहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। और पिछला जो एएसआई का परीक्षा आप लोगों ने दिया उसमें भी यहाँ से प्रश्न बने थे। पेनल्टी फॉर थेफ्ट, डिसऑनेस्ट अप्रोप्रिएशन और अनलॉफुल पोजेशन ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी। तो रेल संपत्ति की चोरी, बेईमानी से दुर्विनियोग या विधि विरुद्ध कब्जे के लिए शास्ति। देखिए ये जो हम लोग का पेनल्टी ऑफ थेफ्ट, डिसऑनेस्टी ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन, अनलॉफुल पोजेशन ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है 15/8/2012 में सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में जो हुआ है, तो सेक्शन 3 में जो है जो जोड़ा गया है तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इसमें क्या है, रेल संपत्ति की चोरी, बेईमानी से दुर्विनियोग और विधि विरुद्ध कब्जे के लिए शास्ति के बारे में दिया गया है। तो दे रहा है कि हाउ एवर कमिट्स थेफ्ट और डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट्स आर फाउंड or is proved to have been in possession of any railway property reasonably suspected of having been stolen or unlawfully obtained shall, unless he proves that the railway property come into his possession lawfully, be punishable। जैसे कि पहले ही मैंने बताया था कि यह एक स्पेशल लॉ है और ये हमेशा फंडामेंटल जो हमारा लॉ है उसको ओवर रूल करता है। तो दोस्तों ये एक स्पेशलिटी इसकी ये भी है कि इसमें अगर किसी व्यक्ति को हम गिरफ्तार करते हैं रेलवे के संपत्ति के साथ, रेलवे संपत्ति में जो है आरपीयूपी के अंतर्गत कार्यवाही करते हैं,
तो जो व्यक्ति गिरफ्तार है उसके ऊपर ये भार होगा कि वो ये साबित करे कि जो चीज़ें उसके पास से मिली हैं या जिन चीज़ों की चोरी या जिन चीज़ों के थेफ्ट के लिए या जिन चीज़ों के मिस एप्रोप्रिएशन के लिए उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, वो सारी चीज़ें उसके पास तरीके से आई है। तो ये एक बहुत ही स्पेशल पावर है। यहाँ अभियोजन को साबित नहीं करना होता है, ये साबित पार्टी को करना होता है कि जो भी चीज़ें मिली हैं उसके पास से ये चीज़ें उसके पास से लीगली आई हुई हैं। तो इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें अगला पॉइंट क्या है, कुछ जहाँ से प्रश्न बनते हैं। पहला दे रहा है कि फॉर द फर्स्ट ऑफेंस विथ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर आर विथ फाइन आर विथ बोथ एंड इन द absence ऑफ स्पेशल एंड एक्वेट रीजन्स टू बी maintained in the judgment of the court, such imprisonment shall not be less than 1 year and such fine shall not be less than 1,000। देखिए इसका मतलब क्या हुआ। ये कह रहा है कि प्रथम अपराध के लिए कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या यहाँ ध्यान दीजिएगा, या जुर्माने से 5 वर्ष तक की, पहले अपराध में क्या करा है, 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। तथा देखिए यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, एक और कंडीशन है, तथा विशेष और पर्याप्त कारणों के जो न्यायालय के निर्णय में वर्णित किए जाएंगे अभाव में ऐसा कारावास 1 वर्ष से कम का नहीं होगा और ऐसा जुर्माना 1,000 रुपये से कम का नहीं होगा। यहाँ से देखिए, आशा आप समझ गए होंगे यहाँ से प्रश्न क्या क्या बनते हैं, ए सेक्शन से क्या प्रश्न बनते हैं कि प्रथम अपराध के लिए अधिकतम सजा कितनी है। तो प्रथम अपराध के लिए है 5 ईयर इम्प्रिजमेंट आर विथ फाइन आर विथ बात, या 5 साल का कारावास या फाइन या दोनों के दंड से दंडित किया जाएगा, अधिकतम सजा हो गया। और कम से कम सजा न्यायालय के निर्णय में जिसको वर्णित किया जाएगा, कम से कम सजा कितनी होगी, 1 ईयर इम्प्रिजमेंट और 1,000 रुपीज़ फाइन, यानी कि 1 साल का कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना कम से कम होगा। तो अधिक से अधिक कितना हो गया, 5 साल का कारावास और या फाइन या दोनों, और कम से कम कितना का सजा होगा, 1 साल का कारावास और 1,000 रुपये से कम का सजा नहीं होगा पहले कंडीशन में। अब देखिए दूसरे कंडीशन में क्या दे रहा है, इसका बी क्या कर रहा है, बी कर रहा है फॉर द सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस with imprisonment for a term which may extend to 5 years and also with fine and in the absence of special and adequate reason to be maintained in the judgment of the court, such imprisonment shall not be less than 2 years and such fine shall not be less than 2,000 rupees। देखिए दूसरे या पश्चावर्ती अपराध के लिए कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। देखिए पिछले में क्या दिया था, आर फाइन, और इसमें क्या कर दिया, एंड फाइन, यानी कि पिछले वाले में 5 साल कारावास या जुर्माना और इसमें क्या कर दिया, 5 साल कारावास और जुर्माना, 5 साल कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया जाएगा। और जो कम से कम सजा होगी, आगे क्या कर रहा है इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, और विशेष और पर्याप्त कारणों के जो न्यायालय के निर्णय में वर्णित किए जाएंगे अभाव में ऐसा कारावास 2 वर्ष से कम का नहीं होगा और ऐसा जुर्माना 2,000 रुपये से कम का नहीं होगा। यानी पहले कंडीशन में क्या था, पहले कंडीशन में था कि जो है पहला कारावास करने में 5 ईयर इम्प्रिजमेंट और फाइन और बात, यानी 5 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों के दंड से दंडित किया जाएगा। और कम से कम कितना होगा, पहले अपराध की स्थिति में 1 साल का कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना से कम या 1,000 रुपये के जुर्माने से कम का दंड नहीं होगा। दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा है, बार बार अपराध कर रहे हैं या पश्चावर्तित अपराध कर रहे हैं तो 5 साल कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा और कम से कम क्या होगा, 2 साल का इम्प्रिजमेंट कम का जो है, क्या कर रहा है दूसरे कंडीशन में 2 साल का इम्प्रिजमेंट, और जो कि 2 साल इम्प्रिजमेंट तो 2 साल से कम का नहीं होगा और कम से कम 2,000 रुपये तक का जुर्माने से दंडित होगा। ये भी हो गया। तो देखिए इसमें 3 चीज़ें बन गई, इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए। यहाँ 3 चीज़ें बन गई। पहली बात तो है इस अधिनियम के अंतर्गत विक्टिम को यह साबित करना होता है कि जो चार्ज उसके ऊपर लगे हैं या जो चीज़ें बरामद हुई हैं वो सारी चीज़ें उनके पास लीगली आई हैं। दूसरा पॉइंट का हो गया, पहले अपराध की श्रेणी में अधिकतम सजा 5 ईयर इम्प्रिजमेंट और फाइन और बात, मिनिमम हो गया 1 ईयर इम्प्रिजमेंट
आर 1000 फाइन। और दूसरे कंडीशन में देखिए क्या हो गया, दूसरे में कह रहा है दूसरे अपराध या बार बार जो रिपीट हो रहा है, रिपीट कर रहे हैं, अगर रिपीट में अगर हो रहा है तो रिपीट में क्या है, तो इसमें है 5 ईयर इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन, और कम से कम क्या होगा 2 ईयर इम्प्रिजमेंट और 2000 फाइन। तो ये क्लियर हो गया। तीसरा जो सेक्शन 3 है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा और सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले पे। देखिए अगला सेक्शन हम लोग का कौन सा है, उसके पहले अगले पर हम पढ़ेंगे थोड़ा एक एक्सप्लेनेशन, इसको हम पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, स्पष्टीकरण दिया है सेक्शन 3 के बारे में। फॉर दिस पर्पज ऑफ द सेक्शन थेफ्ट एंड डिसऑनेस्ट मिसऑपरेशन शैल बी द सेम मीनिंग एज असाइंड टू द रेस्पेक्टिवली इन सेक्शन 378 एंड सेक्शन 403 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो 15/8/2012 को धारा 378 और धारा 403 यानी कि चोरी और संपत्ति का दुर्विनियोग का जो चीज़ें हैं ये इसमें इंक्लूड हुआ था। आरपीयूपी एक्ट में 378 और 403 को इंक्लूड हुआ था। तो यहाँ कह रहे हैं कि 378 और 403 के मायने वही होंगे जो हमारे आईपीसी में दी गई है। 378 और 403 के वही मायने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कौन सा है। सेक्शन 4 क्या कर रहा है, सेक्शन नंबर 4 कर रहा है पनिशमेंट फॉर एबेटमेंट कॉन्स्पिरेसी और कॉन्वियंस एट ऑफेंस। तो हाउ एवर अवेट्स आर conspire in the commission of the offense punishable under this act or any honor or occupier or land or building or any agent of such honor or occupier in charge of the management of the land or building who willfully conveys at an offense against the provision of this act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 5 years or with fine or with both। देखिए ये अभी हम लोग 3 पढ़े हैं, 3 और ये 4 में क्या कर रहा है कि अपराधों के दुष्प्रेरण, षड्यंत्र या उनके प्रति मौनोनुकूलता के लिए दंड। 3 में भी दंड है और 4 में अपराधों के दंड है, लेकिन इसमें क्या है, अपराधों के दुष्प्रेरण, षड्यंत्र या उनके प्रति मौनोनुकूलता के लिए दंड दिया। जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध करने का दुष्प्रेरण करेगा या उसका षड्यंत्र करेगा या भूमि या भवन का कोई स्वामी या अधिभोगी अथवा ऐसे स्वामी अधिभोगी का उस भूमि या भवन प्रबंध का भार साधक कोई अधिकर्ता जो इस अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध किसी अपराध के प्रति जानबूझकर मौनोनुकूल रहेगा, कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। यानी जानबूझ के कोई मौनोनुकूल रहता है या जानबूझ के किसी ये जानते हुए कि ये रेलवे संपत्ति है उस पर कब्जा किए हुए है, तो उसको जो है 5 साल का कारावास और फाइन अथवा दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। ये आप सेक्शन 4 में देख लीजिएगा। अब सेक्शन 3 से ही ज़्यादा करके प्रश्न आते हैं, सेक्शन 4 में भी बहुत कुछ नहीं है। तो इसको जो है सेक्शन 4 को भी 15/8/2012 को सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को जोड़ा गया। तो सेक्शन 3 में आपका 378 और 403 को जोड़ा गया और सेक्शन 4 में 107 और 120 को इसमें जोड़ा गया। आईपीसी का सेक्शन 120 जो है इसमें जोड़ा गया। बाकी देखिए बीच में कुछ ये जो बुलेट हैं, ये बुलेट को आप लोग देख लीजिएगा, ये जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 अप्रैल 1968 वाइड नोटिफिकेशन नंबर SO 1225 डेटेड 1 अप्रैल 1968 सी गजेटी ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट 3 सेक्शन 3 सब सेक्शन 2। यानी कि जो आपका सब इंस्पेक्टर का परीक्षा होगा तो उसमें इस तरह के प्रश्न बनेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो ये देखिए इसमें 1 अप्रैल 1968 को जब ये हमारा एक्ट जो है ये इन्फोर्समेंट हुआ है, एक्ट जो हमारा लागू हुआ है तब का ये दे रहा है। और इसमें क्या दे रहा है कि सब एक्ट 25/2012 फॉर द मेरिजिनल हेल्डिंग 15/8/2012। तो इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ से आपको प्रश्न बन सकते हैं। ये चारों चीज़ें हैं, ये इसको हमने बुलेट लगा दिया है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और ये महत्वपूर्ण है। तो सेक्शन 4 यहाँ कंप्लीट हो गया और आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। जो लास्ट सेक्शन होगा और अंतिम सेक्शन होगा इस सेक्शन का, फिर आगे हम लोग इसके बाद अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। सेक्शन 4 का है कि पनिशमेंट फॉर एवेटमेंट कॉन्स्पिरेसी और इसके बाद एक्सप्रेशन दिया हुआ है।
सेक्शन 4 का ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि फॉर द पर्पज ऑफ द सेक्शन द वर्ड एवेट द कॉन्स्पायर शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू देम रेस्पेक्टिवली इन सेक्शन 107 एंड 120A ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 107 और 120A यानी कि अपराध और दुष्प्रेरण को जोड़ा गया है 15/8/2012 को जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें। तो ये आईपीसी में जो इसका मीनिंग है वही मीनिंग इस सेक्शन के अंतर्गत भी माना जाएगा। यहाँ से आपको बस यही याद रखना है कि सेक्शन 378 और सेक्शन 403 को सेक्शन 3 में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 15/8/2012 में। और सेक्शन 4 में क्या जोड़ा गया है? 107 और 120A को जोड़ा गया है। ये कब जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 15/8/2012 के लास्ट अमेंडमेंट में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने पहला सेक्शन क्या पढ़ लिया? शार्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट डेट। और सेकंड में डेफिनेशंस पढ़ लिए। डेफिनेशंस में क्या क्या पढ़ लिए? ए में पढ़ लिए हम। ए में बल, बी में बल सदस्य, सी में बल के अधिकारी, डी में रेल संपत्ति, और ई में वरिष्ठ अधिकारी, और एफ में मिसलेनियस। और उसके बाद से सेक्शन 3 पढ़ लिए हम लोग, जो है सेक्शन 4 पढ़ लिए। अब अगला जो इसका सेक्शन है महत्वपूर्ण है, जो आरपीएफ को एक स्पेशल पावर देता है, बहुत ही स्पेशली, वो है अफेंस अंडर द एक्ट नॉट बी कॉग्निजेबल। देखिए दोस्तों, जो हमारा फंडामेंटल लॉ है इसमें 2 साल से ऊपर के जो भी अपराध हैं जो अनुसूची 1 में दिया हुआ है, जो सीआरपीसी के अनुसूची 1 में दिया है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल को उसमें डिफाइन किया हुआ है, तो उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है। यहाँ क्या है कि 5 साल का सजा होते हुए भी, 5 साल की सजा होते हुए भी यहाँ अपराध क्या है? नॉन कॉग्निजेबल है। नॉन कॉग्निजेबल, पिछले एएसआई की परीक्षा में भी प्रश्न आया था कि आरपीयूपी के अंतर्गत अपराध की प्रकृति कैसी है। तो अपराध ये क्या होगा? नॉन कॉग्निजेबल, यानी कि संज्ञेय और गैर संज्ञेय और जमानती होंगे इसके अंतर्गत। तो notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1898, an offence under this act shall not be cognizable। यानी कि ये कह रहा है कि प्रक्रिया संहिता 1889 के किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध संज्ञेय नहीं होगा। इसमें जो है कोई अपराध संज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल होगा, मतलब 5 साल की सजा होते हुए भी नॉट कॉग्निजेबल हो गया, संज्ञेय और जमानतीय होगा। तो ये एक बहुत ही स्पेशल पावर है, एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो हमारे आरपीयूपी एक्ट को मिला हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और एक चीज़ और है दोस्तों, यूट्यूब पे जो वीडियो को बनाते समय, वीडियो रिकॉर्ड करते समय कुछ चीज़ें, जैसे हम बोलना कुछ और चाह रहे हैं, हमारा दिमाग कुछ और सोच रहा है, और कुछ चीज़ें अगर गलत निकल जाती हैं तो उसको आप अंडर सेंस उस चीज़ को ले लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा ये मकसद नहीं है कि आपको गलत किसी प्रकार की कोई गलत जानकारी दी जाए, लेकिन फिर भी अगर कहीं जबान फिसल जाता है, इधर उधर से कहीं कुछ चीज़ें प्रोनाउंसिएशन में या किसी और चीज़ में अगर सही नहीं हो पाती है तो उसको आप अंडरस्टूड रखिएगा, उसको समझिएगा, उसके सुझाव दीजिएगा। और बाकी ये यहाँ से कोई भी, हमारा मकसद जो है बस यहाँ एक टीचिंग की हॉबी है, उस हॉबी को करना और आप लोगों को चीज़ों को बताना, और कोई मकसद इस चैनल का नहीं है। इस चैनल का मकसद बस यही है कि अधिक से अधिक लोगों को ज्ञान से लाभान्वित किया जाए, क्योंकि ज्ञान ऐसा चीज़ है जिसको बांटने से ही बढ़ता है, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल के साथ आप लोग विजिट करते रहिए, चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। आगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। बहुत जल्दी एक मोबाइल फ्रेंडली आप लोगों को एक ऐप भी मिलने वाला है, जिसमें से कि सारी चीज़ें जो PDF फॉर्म में जो आपके ई बुक होंगे और जो वीडियोज़ होंगे और जो भी आपके क्राइम मैनुअल होंगे, इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल होंगे, तो इस तरह का प्रयास में लगे हुए हैं बहुत सारी चीज़ें, तो आप लोग जल्दी मिल जाएगी। अभी चूंकि एग्जाम का डेट नहीं आया है, इसके वजह से थोड़ा सा आराम से वीडियो बन रहा है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और बहुत जल्दी हम लोग जो है क्लास भी, ऑनलाइन क्लास भी शुरू करेंगे। आप लोग अधिक से अधिक लोग ज्वाइन हो जाए, क्योंकि जो हम लोग का लाइव क्लास होगा तो लाइव क्लास बस ज्वाइंट मेंबर के लिए होगा। तो आप चैनल के नीचे जाएंगे तो ज्वाइन का आपको एक बटन दिया है, जो ज्वाइन कर लें। अधिक से अधिक लोग ज्वाइन करें, जितने लोग ज्वाइन करेंगे उनको हम लोग कुछ 40-50 हो जाते हैं, तो फिर हम लोग ज्वाइन लाइव का क्लास भी जल्दी ही शुरू करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।